12th क्लास के, मैट्रिक क्लास के, 8th के, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे कश्मीर वैली की मैं ज़्यादा बात करूँगी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, नवाब बाजार का एक बच्चा है, दलाल मोहल्ला का एक बच्चा है, करण नगर का एक है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी तादाद 3500 तक है। इस वक्त वो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद है। PSA, UPA, डिफरेंट जो उनके खिलाफ चार्जेस बने हैं। मुझे यहाँ पर एक वो ना अनलॉफुल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन, आप देखिए, आप सुनिए। अब बात ये है कि तिहाड़ जेल में एक बच्चा बंद है, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन उस बच्चे की मैं इसलिए जिक्र करना चाहूँगी, उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी 25,000 रुपये में और कोर्ट गए वो बेल के लिए, बेल नहीं हुई मैसर, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा इसको ट्रांसफ़र कीजिए यहाँ श्रीनगर सेंट्रल जेल। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, जो चाहते हैं उनके घर वाले अगर इनकी ट्रायल नहीं हो रही है, इनकी बेल नहीं हो रही है, तो इनको यहाँ पर श्रीनगर सेंट्रल जेल में उनको मुंतकिल किया जाए। मगर अफसोस का मकाम यह है कि उनको अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। एक बच्चा है जो नवाब बाजार का है, उसका जो दादा है उसकी आंखों की रोशनी चली गई, बहुत गरीब फैमिली से है, यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर हम कोर्ट जाएं हमारे पास पैसा नहीं है। तो इसके लिए उसके फादर की वो पैरालिसिस हो गया, बहुत छोटा, ये 12th क्लास का बच्चा था, लेकिन अभी भी वो जेल में, वो भी तिहाड़ में है। ये कौमी मसला है जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को, अगर किसी ने कोई इतना बड़ा क्राइम किया हो जिसके लिए हम कहेंगे कि हाँ नामुमकिन सी बात है कि उसको छोड़ना, लेकिन अगर किसी बच्चे के लिए सिर्फ ये है कि उसने पत्थर उठाया या कांगड़ी उठाई या उनको क्यों बंद किया है, सिर्फ उन्होंने एक पोस्ट को शेयर किया है, या तो ये फेसबुक वगैरह वगैरह, या तो ये बंद होना चाहे। व्हाट्सएप जब भी देखते हैं उसमें एक अट्रैक्शन होती है, कुछ ना कुछ लिखते हैं, ये लिखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बुनियाद उसी की है। उन्हीं चीज़ों पर उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर तो मैं ये कहना भूलूंगी नहीं, अगर किसी की इज्जत पर हाथ पड़े, अगर कोई बेइज्जत हो जाए किसी ऑफिसर के थ्रू, तो क्या उसको हम ये नहीं कह सकेंगे, उसको भी इजाज़त है कि वो उसके लिए लड़े, उससे कहे कि मुझे गाली गलौज न दो। उसकी बहुत बड़ी मिसाल है उन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा ऑनरेबल मेंबर हुआ करता था महराजुद्दीन मलिक, कहाँ है, किस बात के लिए, उसने कौन सा गन उठाया था, उसने किसका कत्ल किया था। अगर किसी ने इज्जत नफ्स ही सबसे ज़्यादा जो अजीम और अजीज़ है, इज्जत गई तो सब कुछ गई। अगर उसको किसी ने कुछ कहा या काम नहीं किया, उसे 2 लफ्ज़ बोले, इस लफ्ज़ पर भी वो आज तिहाड़ जेल में है। बहरहाल मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको बेवजह इस वक्त जेल में रखा गया है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से इस्तदा करती हूँ कि वो होम मिनिस्टर साहब से ये मसला उठाए ताकि उन बच्चों को उनकी रिहाई हो जाए। उनके ऑलरेडी 7-8 साल उनके ज़ाया हो गए। 7-8 साल से उन्होंने न पढ़ा न लिखा, और उनकी सारी जिंदगी और जवानी के जो इब्तदाई साल थे वो खराब हो गए। अपनी बारी पर बात करें आप, आपकी बारी आने वाली है, उसके पर बात करें। बैठे मैडम अब एक और बात में बैठा खुर्शीद साहब एक और बात की मैं जिक्र करूं, बैठो ना, तकरीर करने दो, वक्त ज़ाया मत करो। एक और बात की मैं जिक्र करूं, जनाब जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, हैंडीक्राफ्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बाहर के मुल्क के, अपने मुल्क के बाहर की रियासतों में जाते हैं बिजनेस करने के लिए, उस लड़के का क्या हाल हुआ है जिसको हथौड़ा मारा,
उस बुजुर्ग का क्या हाल हुआ है जो कि इस वक्त अस्पताल में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है, पता नहीं वो बचेगा भी कि नहीं। क्या उस औरत ने किया था जिस मुल्क में एक औरत की इज्जत महफूज नहीं है, वो मुल्क भी महफूज नहीं है। क्या किया था उस औरत ने जिसका ऑर्डर दे रहे थे बहुत बड़े नाम नहाद चीफ मिनिस्टर साहब वहां के नीतीश जी, उसका पर्दा उठाया, उसके नकाब को खींचा। अफसोस की बात है अगर हम इस तरह से औरतों के साथ पेश आए जिनकी 50% पॉपुलेशन है, इट डजंट मैटर कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मगर वो अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक अजीम हस्ती है, एक औरत है। उसके लिए भी हिंदुस्तान में बड़े नाम नहाद लीडरों ने या उस लीडर ने माफी तक नहीं मांगी, गवारा नहीं हुआ, बल्कि उनकी पार्टी के कुछ मिनिस्टर्स ने कहा उन्हीं की जुबानी से। अब क्या किया था, सिर्फ पर्दा ही तो उठाने की कोशिश की थी, बाकी तो कुछ नहीं किया था। ये बातें बहुत ही अहम है जो कि हमारे साथ इस वक्त पेश आ रही है, चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इस वक्त अगर हम कश्मीर वैली में किसी भी जगह जाते हैं, हम हर एक जगह देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, शहर श्रीनगर में भी, गांव में भी, वो बिजनेस के लिए बाहर के लोग यहाँ बच्चे आते हैं, रेडियो पर जो मुझे जूस देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम कैसे, क्या आज तक आपने सुना है कि कश्मीर के किसी भी बंदे ने किसी हिंदू को जो यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं उसको हथौड़ा मारा, या उसका नाम पूछा, या उसका मजहब पूछा? ये शर्मनाक वाकया है जो हमारे साथ बाहर के मुल्कों में होता है, हम अपने मुल्क में महफूज नहीं है। ये एक हमारे लिए एक सवालिया है। 370 अरे आज ही बोलिए। देखिए कल इन्होंने बहुत बोला, हम चुप रहे, इन्होंने बोला हम चुप रहे, क्योंकि हमें भी तो सुनना है, ये भी इनके दिलो दिमाग में भी क्या है, ये भी आप भी जिगर रखिए, हम भी तो सुन रहे हैं, हम भी तो। आप देखिए आपके एलजी साहब ने क्या लिखा है, अगर जो लास्ट में आप पढ़ेंगे इस पर तो अमल कीजिए। लास्ट पे उन्होंने कहा है कि यू हैव टू वर्क विद हार्मनी। आप कम से कम लास्ट पैरा पढ़िए, ये एक आप हम सब के लिए एक सबक है, आप भी पढ़ना फिर आप बात कर लेना। बहरहाल 370 हमारा स्पेशल स्टेटस, हमारा फ्लैग, ये सारी चीजें हमसे छीन ली गई। हम कब तक खामोश बैठेंगे? हमने पार्लियामेंट से जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद यहाँ पे आज़ादी की दाग बेल डाली, नेहरू जी, उन्होंने वादा किया, लाल चौक में लोगों से कहा आपसे आपकी चाहत पूछी जाएगी, जहाँ पर जाओगे चाहोगे वहाँ जा लेना, अपना फैसला खुद कर सकते हो। वो बात भी गई, वो रात भी गई, वो बातें अब ख्वाब ख्याल ही बन गई। उसके बाद 1996 में ये जरूरी और अहम बात है, नरसिम्हा राव जी ने वो जब कश्मीर आए तो वहां बोला डॉक्टर फारूक साहब से, सिका इज द लिमिट। जब बोला सिका इज द लिमिट, डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि हाँ यहाँ पर हालात बहुत खराब है, लोग शहीद हो रहे हैं, कत्ल गारत है, तो हम भरोसा एक और बार करेंगे। हमने भरोसा किया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आग में छलांग लगा दी और इलेक्शन लड़ा। आपको पता होगा और इनको भी पता होगा, 3500 जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के फंक्शनरीज है, वर्कर्स है, जो हमारे मिनिस्टर्स थे, हमारे एमएलएस थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी थे, जिनकी बुनियाद थी जब डॉक्टर फारूक साहब ने हुकूमत संभाली और उनको शहीद किया गया। इतनी बड़ी कुर्बानी हमने उस वक्त दी ताकि ये कौम बना रहे, इसमें एक यूनिटी बनी रहे, हिंदुस्तान एक रहे।
لیکن آج ہمیں شک کی بنیاد پہ ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو جیل میں بھرا جا رہا ہے، ان کی تعلیم پر ایفیکٹ پڑا، ان کی پرسنالٹی پہ ایفیکٹ پڑا۔ کل وہی ہماری قوم کے معمار ہوتے، مگر کہاں ہے آج تو جیلوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ابھی بھی جو ہندوستان کے لیڈروں نے ہم سے وعدے کیے ہیں، ہم ان پر بھروسہ ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے بیان دیا اور کہا کہ ہم جموں کشمیر کو جو ان کی امانت ہے، جو ان کا اسٹیٹ ہوڈ ہے، وہ ہم واپس کریں گے۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا، کب تک ہم انتظار کریں گے؟ ہم کب تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے، چوروں کی طرح رات کو آئے، ہمارے سارے لیڈران کو جیل میں رکھا اور ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہم سے چھین لیا، ہماری عزت اور ناموس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، ہماری عورتوں کو بند کیا، جنہوں نے دوسرے دن وہاں پہ تھوڑا سا وہاں پہ انہوں نے ایک شور کیا تھا کہ اسٹیٹس جو ہمارا جھنڈا ہے وہ کس نے اتارا ہے، جو ہمارا فلیگ ہے آزادی کا جھنڈا، ایک تشخص، ایک ہمارا اسٹیٹس تھا جو ہمیں بہت پہلے ملا تھا، 70 سال پہلے۔ اس وقت بھی یہی لڑائی ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ کے جو ہمارے مہاراج تھے انہوں نے یہ ہم کو بخشا تھا، یہ ہماری رکھوالی کر رہا تھا، یہ فلیگ، یہ اسٹیٹس ہم سب لوگوں کی جموں کشمیر کے۔ اس کے ٹکڑے مت کیجیے مہربانی کر کے، لیکن ہمیں غلام بنا دیا گیا اور ہم غلام بن گئے۔ ایک سیکنڈ، مجھے لاسٹ 1-2 چیزیں کہنی ہے بس۔ ٹائم ہو گیا۔ شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی میں یہاں پر ذکر کروں، اس نے ہمیں سکھایا، انہوں نے ہمیں روشناس کرایا کہ جو ہماری عزت ہے، عصمت ہے، اس کے ساتھ ہماری عظمت کے ساتھ واقف ہمیں کرایا کہ ہمارا وجود، ہمیں کہا کہ اس کو پہچانو، اور ہم نے آزادی کے جھنڈے کو اٹھایا اور ہم نے خود کو محفوظ پایا۔ حقیقت یہ ہے شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کے بعد اس جموں کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اس قوم کی کیا ہم کہیں گے اس وقت، جو کہ تعلیم کے اس شہر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے جو تعلیم سے ہمیں آراستہ کیا، آج اسی تعلیم کے شعبوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرٹ ہولڈرز کو مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ ٹائم ہو گیا، پلیز ٹیک کر سی۔ ان کو ایڈجسٹمنٹ کیا وہاں پہ، اس کے لیے عمر صاحب کو بہت بہت مبارکباد، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا ڈیسیجن تھا شاید ہی کوئی لے سکتا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جب مار پڑتی ہے تو پڑتی ہے، لیکن بلیسنگ ان کو ہوا ان ڈسگائز۔